नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार। झारखंड में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। ईडी अब अवैध खनन मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। जल्द ही कुछ बड़े राजनेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ हो सकती है। ईडी की ओर से इस सिलसिले में डीजीपी को भी पत्र लिखकर सुरक्षा का विशेष प्रबंध करने का अनुरोध किया है। ईडी की हलचल से झारखंड में सियासत गरमा चुकी है। बीजेपी ने जहां सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून अपना काम कर रही है, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे राजा हो या फिर रंक, वहीं कांग्रेस और जेएमएम ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को धाराशायी कर लिफाफा तंत्र पर आस्था जता रही है। बीजेपी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे राजा हो चाहे रंक। और तो और झारखंड को 32 महीने में जिन लोगों ने खनिज संपदा को पूरी तरह से दोनों हाथों से लूटने का काम किया है, जिन लोगों ने गलत किया है, उन पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। वो जहाँ भी गैर भाजपाई सरकार है, जैसे यहाँ हेमंत सोरेन जी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तो वो अपना ईडी हुआ, एनआईए हुआ, सीबीआई हुआ, उसको एक तरफ से समझ लीजिए इंस्ट्रूमेंटल इनको उपयोग कर रही है। उनके विधायक प्रतिनिधि और पार्टी के महासचिव पंकज मिश्रा जेल में है। उनके सीए के यहाँ जो रेड हुई, पंकज मिश्रा के यहाँ जो रेड हुई, उसमें कैश के भारी ट्रांजैक्शन पकड़ाए, मुख्यमंत्री का चेकबुक, पासबुक ये पकड़ाया। जेल में रहकर पंकज मिश्रा जिस तरह की अथॉरिटी बिल्ड कर रहे हैं, चला रहे हैं, 3-3 मोबाइल के साथ लोग पकड़ाए, अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। आज तक झारखंड पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर भी मुख्यमंत्री जी के पास है। 1000 करोड़ का पूरा ये माइनिंग स्कैम है। अमित अग्रवाल की जो सेल कंपनियां हैं उसके माध्यम से ये बाहर विदेश भेजे गए हैं। आज तक अमित अग्रवाल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अमित अग्रवाल जो है वो राजा की तरह रिम्स में रह रहा है। ये सारा सिचुएशन ये बताता था कि इसमें माइनिंग मंत्री के नाते, मुख्यमंत्री के नाते, गृह मंत्री के नाते निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की भूमिका है। देखिए, ये सर्वविदित है कि पूरे देश में जो भाजपा के गैर भाजपा शासित राज्य हैं, वहां सरकार को अस्थिर करने की एक योजना बना करके केंद्र सरकार काम कर रही है। और जिस तरह से हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने पिछले दिनों बयान दिया था कि एटम बम फूटने वाला है, तो जब सारी प्लानिंग हो चुकी है कि किस तरह को सरकार को अस्थिर करना है, तो उसमें समन देकर के बुलाना कोई नई बात नहीं है। जहां तक रही ईडी की जो बातें सामने आई, हम लोग को भी जानकारी मिला, तो ईडी ठीक है, ईडी अपना काम करेगा। न्याय प्रणाली पर हमें विश्वास है। हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे अगर हमारे साथ अन्याय हुआ तो। और ईडी को कितना अधिकार है नहीं है इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि क्या वो एक मुख्यमंत्री को सम्मन कर सकते हैं। अगर करते होंगे तो मुख्यमंत्री महोदय अपने कानूनविदों से राय लेकर जैसा जो विधि सम्मत होगा वैसा रेस्पॉन्स करेंगे। और देखिए, सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन मिलने के बाद राजनीतिक हलचल इस वक्त तेज हो चुकी है। इस हलचल के बीच हेमंत सोरेन साहिबगंज में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रांची से रवाना हो चुके हैं। इस दौरान हेमंत सोरेन ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। वहीं जेएमएम सांसद विजय हासंदा ने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा साफ तौर पर दिख रही है। गैर बीजेपी शासित राज्यों में जो कुछ भी हो रहा है इसे बताने की जरूरत नहीं। कहीं कुछ गलत हुआ है तो कानून अपना काम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ साहिबगंज में ही माइनिंग हो रहा है। केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। 18 के बाद अभी 22 में आकर के उन लोगों को कार्रवाई करने की जो एक बड़ी बड़ी जल्दबाजी हो रही है, तो ये सुनियोजित तरीके से हो रही है। और हमारे राज्य में ही नहीं, और भी बाद बाकी राज्यों में भी माइनिंग चलती है। और 19 और 20 देखिए, कुछ जो बिजनेस करने वाला थोड़ा सा टैक्स चोरी करने के लिए कुछ हो सकता है या टैक्स बचाने के लिए कुछ कर सकता है, लेकिन बोलिएगा कि पूरा का पूरा डकैती कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। वो लोग भी अच्छी तरीके से काम करने के लिए
सरकार को राजस्व देने के लिए, निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सारे चीजों में मदद करते हैं। और वहीं देखिए, ईडी की हलचल को देखते हुए रांची में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ने लगा है। ईडी ने राज्य पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर रांची के ईडी जोनल कार्यालय में कड़ी सुरक्षा की मांग की है। माना यह जा रहा है कि ईडी प्रदेश की बड़ी राजनीतिक शख्सियत को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। इस पर अधिक जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। ईडी की हलचल को देखते हुए कहा जा सकता है कि राजधानी रांची में एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ने लगा है। ईडी एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है, जहां राज्य में ईडी ने पुलिस मुख्यालय को पत्र लिख रांची में ईडी जोनल कार्यालय में कड़ी सुरक्षा की मांग की है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में प्रदेश की बड़ी राजनीतिक शख्सियत को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, जिसके बाद दफ्तर के बाहर कोई भी विरोध प्रदर्शन ना हो, उसको देखते हुए नजर में रखते हुए ईडी ने खास तौर पे पुलिस सुरक्षा बल और सीआरपीएफ के लिए मांग की है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और खबर साहिबगंज से आपको बताते चले, जहां पर चौक बाजार स्थित प्लाई दुकान में भीषण आग लग गई। इस अगलगी की घटना में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने लगभग 5 घंटे के काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। इस अगलगी से आसपास में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तस्वीरें देखिए आप, जहां पर प्लाई की दुकान में भीषण आग लग गई। लाखों की संपत्ति का यहां पर नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। और खबर रामगढ़ से, जहां पर बाइक सवार अपराधियों ने रेलवे क्वार्टर निर्माण करा रही कंस्ट्रक्शंस कंपनी के पर्रेज मैनेजर को गोली मार दी है, जिससे वे जख्मी हो गए हैं। मैनेजर को पैर में गोली लगी है। घटना की सूचना मिलते ही बरकाकाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। यह भी जानकारी मिल रही है कि रंगदारी के लिए इस गोलीबारी की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। और जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस ने ताराबहाल गांव में छापेमारी कर एक शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जबकि मौके से एक साइबर अपराधी फरार होने में कामयाब रहा। बताया जा रहा है कि पिता और बेटा मिलकर साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तार साइबर ठग के पास से 3 मोबाइल और 5 सिम जब्त किए गए हैं। आरोप यह है कि गिरफ्तार साइबर अपराधी ने अपने बेटे के साथ मिलकर असम के एक व्यक्ति से करीब 1 लाख रुपए की ठगी की है। और देखिए, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। साहिबगंज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुल 10,481 लाख रुपए की 14 योजनाओं का शिलान्यास और 9 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही ग्रामीणों की समस्या से भी रूबरू होंगे। यह अभियान 14 नवंबर को समाप्त होगा। इसी दिन राज्य के अलग अलग जिलों में 189 कैंप लगाए जाएंगे। तो आज आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उद्घाटन और शिलान्यास के लिए 104 करोड़ 82 लाख की योजना का हम लोग आज उद्घाटन शिलान्यास कराएंगे। और परिसंपत्ति के वितरण हम लोग सिंबॉलिक तौर पर करीब 25 आदमी को हम लोग स्टेज पर हम लोग देंगे। विभिन्न योजनाओं में, हर योजना में दो लाभों को हम लोग वितरण कराएंगे। बहुत लाभ मिल रहे हैं और लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा है। पूरे झारखंड की सरकार के लिए बहुत ही अच्छा हो रहा है ये। मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहोगी? मुख्यमंत्री जी को मैं ये कहना चाहिए कि आप जो ये कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और ये करना सही है, क्योंकि बहुत लड़की को पढ़ाने नहीं चाह रहे हैं। झारखंड में बहुत गरीबी भी चल रही है, तो आपकी इस योजना से बहुत ही अच्छा है कि धन्यवाद। और अक्षय नवमी के मौके पर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में भक्तों का जन सैलाब दिखा। अक्षय नवमी को धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय नवमी को जो भी पुण्य का कार्य किया जाता है उसका कभी क्षय नहीं होता है।
इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग अक्षय नवमी के दिन बैद्यनाथ धाम में पहुंचकर बाबा की पूजा अर्चना सहित धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। लोग आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं और वृक्ष के नीचे बैठकर ही भोजन करने का विधान भी है। आज जो है कार्तिक महीना का परम पतित पावन जो है अक्षय नवमी का दिन है। यह जो है बड़ा पुण्यकारी दिन है। आज के दिन में जो भी किसी तरह का धार्मिक कार्य धार्मिक कृत्य जो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य, गंगा स्नान, फल प्राप्ति, इसका जो फल होता है कभी क्षय नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अक्षय नवमी। तो आज के दिन में विशेष पूजन पाठ करना चाहिए। आज के दिन में विशेषतः जो है धात्री फल आंवले के पेड़ के नीचे में ब्राह्मण भोजन कराने से बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और गोड्डा की सैदापुर में तकरीबन 125 वर्षों से मां जगतदात्री की पूजा अर्चना चली आ रही है। वर्षों से चले आ रहे इस पूजा में हर वर्ष लाखों की भीड़ जुटती है। मंदिर का जायजा लिया हमारे सहयोगी गौरव झा ने। करीबन 122 वर्ष पुराना मां जगदात्री का मंदिर है और पूरे जिले भर में अगर हम कहें तो सबसे विख्यात मंदिरों में से एक है। छठ के बाद इस मंदिर में जिस तरीके से भीड़ लगती है और आज जो है वो नवमी का दिन है। नवमी के दिन इस मंदिर में पूरे जिले भर से लोग आते हैं। क्या कुछ है, क्या कुछ खासियत है इस मंदिर की, यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि बताया जाता है कि ये मंदिर जो है पुत्रदायिनी माता जगदात्री का मंदिर है और दूर दूर से अगर हम बात करें आसपास के करीबन 100 से 150 किलोमीटर की एरिया के लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं। स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले भैया आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रविशंकर झा। क्या है इस मंदिर की खासियत और कितने वर्षों से पूजा चल रही है? ये मंदिर तो बहुत पुराना ही है। ये 122 साल से पूजा हो रही है। ये जैसे कि मेरे परबाबा स्वर्गीय पंडित हीरा लाल झा जी, जो कि अंग्रेज के जमाने में बैरिस्टर हुआ करते थे और वो गंगा नदी के इस पार के इकलौते बैरिस्टर, इकलौते। उस समय कोलकाता हाई कोर्ट ही हुआ करता था। तो स्वर्गीय पंडित कमलाकांत झा जी बैरिस्टर होने के नाते अपने सीनियर लॉयर से कंसल्ट करने के लिए बीच बीच में कोलकाता जाया करते थे। तो जब वहाँ वो देखे कि मां जगतदात्री का विसर्जन हो रहा है तो वो भी थोड़ा अचंभित हो गए कि दुर्गा पूजा हो गया, काली पूजा हो गया, ये कौन सी नई देवी है। तो उनको बताया गया, उनके सीनियर लॉयर ने बताया कि ये पुत्रदायिनी माता है, इनका आराधना करने से कहाँ से आते हैं लोग इस क्षेत्र में? तो मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। स्वर्गीय पंडित हीरा लाल झा जी को फिर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई 1900 ईयर में, स्वर्गीय पंडित कमलाकांत झा जी, और 1901 से ये पूजा अब तक मनाया जा रहा है। और ये पूजा शायद बिहार झारखंड में अकेले सैदापुर ग्राम में होती है। कितनी भीड़ लगती है? भीड़ करीबन यहाँ आप तो देख पा ही रहे हैं, अभी लगभग यहाँ 15 से 20 हजार भक्त लोग आते हैं। हर साल यही होता है। भीड़ तो बढ़ते ही जाता है। माँ उनकी मनोकामना को पूरी करते हैं, वो नेक्स्ट ईयर और भी भीड़ आते ही। ये इस मंदिर की खातिर रही है कि 1900 ईस्वी का वक्त था जब पुत्र की प्राप्ति हुई और उसके बाद से लगातार इस मंदिर प्रांगण में जो श्रद्धालु भक्तों की भीड़ है वो बढ़ती चली आ रही है। गौरव झा, गोड्डा। और रांची स्थित मेन रोड पर बना ओवरब्रिज वर्षों पुराना है। कई स्थानों से यह जर्जर होने लगा है। पुल के निचले हिस्से में कई जगह दरारें पड़ गई हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इस ब्रिज को रांची की लाइफलाइन माना जाता है। अल्बर्ट एक्का चौक से राजेंद्र चौक को कनेक्ट करने के लिए यह एकमात्र ब्रिज है। इस ब्रिज से होकर हर दिन हजारों गाड़ियां गुजरती हैं। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ब्रिज का जायजा लिया हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी ने। फ्लाईओवर्स और ब्रिज किसी भी शहर का लाइफलाइन होता है, पर वो लाइफलाइन ही जब मर जाए तो शहर का क्या हाल हो सकता है सोचा जा सकता है। इस वक्त हम राजधानी रांची के सबसे मुख्य ओवर ब्रिज के नीचे मौजूद है, जहां साफ आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से ब्रिज के जो निचला जो स्तर है उसमें पूरा का पूरा दरार आ चुका है। ऊपर से तो ब्रिज चकाचक है, लेकिन नीचे से पूरे ब्रिज की हालत जर्जर है और उसके नीचे करीबन 100 दुकानदार ऐसे हैं जो अपना रोजगार चलाते हैं। और इस ब्रिज कब ये ब्रिज हादसा को आमंत्रण दे दे कहा नहीं जा सकता है। आप लोग यहाँ पर सालों से काम कर रहे हैं। ब्रिज की हालत, सबसे मुख्य ब्रिज ये है।
सबसे मुख्य ब्रिज यही है, लेकिन इसमें यह है कि बरसात के दिन में हम लोग बहुत परेशानी हो जाती है। पूरा ये गली में पानी भर जाता है, आदमी को चलना फिरना दुश्वार होता है। ब्रिज में इतनी बड़ी दरार है, कभी भी हम लोग का साथ हादसा हो सकता है। आप बता रहे कि हाल में रिपेयरिंग हाल में, हाँ, उसके बाद रिपेयरिंग होने के बाद ही ज्यादा टूटने लगा, ऊपर से सीपेज करने लगा। सर, ब्रिज ऊपर से चकाचक है, नीचे से ये हालत है। ये सबसे मेन ब्रिज है जो कि सामने दर्शा रहा है कि काम क्या हो रहा है। आप लोग क्या बोलेंगे? काम तो जो भी हुआ है लेकिन सही नहीं हुआ है। कारण है कि बरसात के दिन में ब्रिज के नीचे दुकान वाले जैसा लगता है बाढ़ आ गया, पानी चूता है और वह पानी बहुत कठिनाई के साथ दुकान वाले अपना काम करते हैं। इसलिए ब्रिज को पुनः जो है बनाना चाहिए और उसको रिनोवेशन करना चाहिए। हादसा को आमंत्रण दे रहा है साफ-साफ ये ब्रिज। आप लोगों की कहीं ना कहीं जान खतरे में है, अगर नहीं, बोलना चाहिए। ये भविष्य में हो सकता है, ऐसा भविष्य में कभी भी हो सकता है। इसलिए इस पर जो है ना, होने के बाद भी यहाँ पानी कूदते रहता है। कम से कम 1000 दुकान वाले से कम नहीं है। दुकान के नीचे पुल से जब पानी बरसना शुरू हो जाता है, वर्षा होती है तो नीचे पानी बरसना शुरू हो जाता है। मेन रोड का ये ओवर ब्रिज पूरे शहर को मेन रोड से कनेक्ट करता है, जिसकी जो हाल है हमने सामने तस्वीरों में दर्शाया है। करीबन हजारों दुकानदार जो है वो खतरे में है और ऐसे में बड़ा सवाल होता है कि ये पुल कभी भी जब हादसा को आमंत्रण दे सकता है तो उसकी सूद लेने। और आपको सीधे लिए चलते हैं साहिबगंज, जहां पर आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी, जहां पर हेमंत सोरेन परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे, साथ ही साहिबगंज वासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूं हमारे बीच कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मंत्री श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूं। हमारे बीच माननीय सांसद राजमहल संसदीय क्षेत्र आदरणीय श्री विजय हांसदा जी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूं। हमारे बीच माननीय विधायक बोरियो विधानसभा क्षेत्र आदरणीय श्री लोबिन हेम्ब्रम सर का बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूं। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव आदरणीय श्री विनय कुमार चौबे सर हैं, बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूं। हमारे बीच पुलिस उप महानिरीक्षक संथाल परगना प्रमंडल, बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। नए संकल्प, नई आशा और नई उम्मीदों के साथ सिद्धों कानों की इस पावन धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी विशिष्ट अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति से हम आनंदित और आह्लादित हैं। स्वागत की इन भावनाओं का संप्रेषण हम पर्यावरण संरक्षण के एक संदेश के साथ अतिथिगणों तक करते हैं। निवेदन करना चाहती हूं उपायुक्त साहिबगंज श्री राम निवास यादव सर से कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदरवर्धन इस मंच पर नन्हा पौधा और ये संथाली टोपी पहनाकर उनका स्वागत और अभिवादन करिए। जोरदार जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश कि सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम, और ये नायाब सी संथाली टोपी खूब जच रही है। अगला आग्रह होगा उप विकास आयुक्त साहिबगंज श्री प्रभात कुमार बडियार सर से माननीय मंत्री आदरणीय श्री आलमगीर आलम सर का आदरवर्धन इस मंच पर आपकी जोरदार तालियों के बीच हम ये स्वागत और सम्मान की भावनाएं संप्रेषित करते हैं माननीय मंत्री आदरणीय श्री आलमगीर आलम सर तक। ये संथाली टोपी। अगला आग्रह होगा पुलिस अधीक्षक साहिबगंज श्री अनुरंजन किस्पोटा जी से। हमारे बीच कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी हैं। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं इस नन्हे पौधे और संथाली टोपी के साथ आप तक संप्रेषित करते हैं। सर, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट की लगातार तालियों की गड़गड़ाहट की मैं गुजारिश करती हूं। अगला आग्रह होगा अनुमंडल पदाधिकारी श्री राहुल जी आनंद जी से। माननीय सांसद राजमहल आदरणीय श्री विजय हांसदा सर हमारे बीच हैं। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं। ये नन्हा पौधा कहते हैं एक पेड़ एक जिंदगी, आओ पेड़ लगाए हम और जीवन बचाएं हम। ये संदेश यहाँ पर ये संथाली टोपी बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा बनाई गई है।
हमारे बीच हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में हैं माननीय विधायक बोरियो आदरणीय श्री लोबिन हेम्ब्रम सर। मैं निवेदन करना चाहूंगी एनडीसी सर से, मिथिलेश झा सर से कि स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप उन तक संप्रेषित करेंगे। निवेदन एनडीसी सर से माननीय विधायक बोरियो विधानसभा क्षेत्र आदरणीय श्री लोबिन हेम्ब्रम सर हैं। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं। मेरा अगला आग्रह होगा अपर समाहर्ता साहिबगंज श्री विनय कुमार मिश्र सर से। हमारे बीच हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव विनय कुमार चौबे सर हैं। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं। और अब मैं निवेदन करना, ये स्वागत और सम्मान की भावना, ये संथाली टोपी, जोरदार जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। ये थी हमारी, और मैं निवेदन करना चाहती हूं डीएसपी सदर से कि आप आए हमारे बीच। पुलिस उप महानिरीक्षक संथाल परगना प्रमंडल हैं। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं। डीआईजी सर के लिए ये सम्मान और स्वागत की भावनाएं। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देवतुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित, ये सम्मान की भावनाएं। और अब योजनाओं की झोली भरे सम्मान बांटने आए हैं। ये है हमारे मुख्यमंत्री जी, सौगात बांटने आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि राज्य के कोने कोने तक विकास की किरणें पहुंचे, हर घर खुशहाली की रोशनी हो, राज्य के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, प्रयासों की ये रोशनी और जगमगाए, सरकार की कोशिशें और रोशन हो, ये ज्योत हमेशा जगमगाती रहे। इसी संकल्प के साथ साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। सादर सादर निवेदन करना चाहती हूं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री द्वय एवं मंचासीन सभी अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का, इस भव्य आयोजन का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। जोरदार तालियां होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प है कि जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी। झारखंड बढ़ेगा, विकास के नए आयाम गढ़ेगा। इसी संकल्प के साथ ये दीप प्रज्वलन हमारे बीच अभी अभी आगमन हुआ है। जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती मोनिका किस्कू मैडम का बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ इस मंच पर। आपका मैम, जिला परिषद अध्यक्षा मैम का आपकी तालियां होनी चाहिए इनके लिए। ये रोशनी है सरकार के संकल्पों की, ये दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिशों की का ये प्रयास है हम सबका। मैं निवेदन करना चाहती हूं कार्यपालक पदाधिकारी सविता सिंह मैम से, हमारे बीच हमारी सम्मानित अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती मोनिका किस्कू मैम हैं। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं। सविता सिंह कार्यपालक पदाधिकारी से मेरा निवेदन होगा नन्हा पौधा प्रदान कर इनका स्वागत और सम्मान करें। जिला परिषद अध्यक्षा मैम है। उम्मीदों से भरा है आज का ये दिन साथियों, संकल्पों से भरा है आज का ये दिन, सौगातों से भरा है आज का ये दिन, क्योंकि यहां आपकी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति सरकार के प्रति आपके विश्वास को प्रदर्शित कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आपके सहयोग को प्रदर्शित कर रही है। और ये सम्मान जिला परिषद अध्यक्षा मैम का। हमारे बीच अभी अभी आगमन हो रहा है हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में माननीय विधायक सदर आदरणीय श्री अनंत कुमार ओझा जी। आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं हमारे बीच एनडीसी सर हैं। एनडीसी सर मिथिलेश झा सर, स्वागत और सम्मान की भावनाएं ये नन्हा पौधा माननीय विधायक महोदय के लिए। और ये संथाली टोपी, ये हमारी परंपरा रही है, संथाल की परंपरा रही है कि हम संथाली खूबसूरत बुनी हुई संथाली टोपी से स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत माननीय विधायक महोदय का। आप सबको मिले आपका अधिकार, इसीलिए एक बार फिर
आपके द्वार आ पहुंची है आपकी सरकार। राज्य के हर जरूरतमंद तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य के साथ आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर आज जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य विशिष्ट अतिथिगण हमारे बीच उपस्थित है, ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं निवेदन करना चाहती हूं उपायुक्त साहेबगंज श्री राम निवास यादव सर से। आप सबों को जोहार। आज साहिबगंज जिला मुख्यालय पुलिस लाइन मैदान में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी, माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय सांसद श्री विजय कुमार हासदा जी, माननीय विधायक श्री लोबिन हेमडम जी, माननीय विधायक सदर श्री अनंत कुमार ओझा जी एवं विशिष्ट अतिथिगण जो मंच पे आज विराजमान हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री विनय कुमार चौबे जी, डीआईजी संथाल परगना एवं यहाँ पधारे भाई बहन सभी को मैं जिला प्रशासन की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन हमारे लिए गौरवमय अवसर है क्योंकि झारखंड सरकार के मुखिया एवं मंत्रीगण हम सबों के बीच उपस्थित हुए हैं। महाशय, सरकार के निर्देशानुसार आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के प्रथम चरण जो कि दिनांक 12/10/2022 से 22/10/2022 तक कार्यक्रम प्रथम चरण का जिला के विभिन्न 81 पंचायत और 3 नगर परिषद नगर पंचायत में संपन्न कराया गया है। पुनः आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम 1 नवंबर से शुरू करके 14 नवंबर तक आगे व्यवस्थित तरीके से संचालित होगा। प्रथम एवं द्वितीय चरण में कुल जिले की 162 पंचायत और नगर परिषद नगर पंचायत तीनों में इस कार्यक्रम का हम कार्यक्रम को आच्छादित करेंगे। महाशय, साहिबगंज जिला में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की सहभागिता बहुत ही उत्साहजनक रही है। इसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु LED वैन के माध्यम से हम लोगों को जो सरकार की योजनाएं हैं उनसे अवगत कराते हैं, साथ ही यथोचित लाभान्वित करने का प्रयास उसी कैंप में ही करते हैं और शेष संबित मामले जो भी रह गए हैं उनको आने वाले 7 दिन में हम सभी का निष्पादन निश्चित करेंगे। महाशय, प्रथम चरण के कार्यक्रम में जिला में विभिन्न योजनाओं से संबंधित कुल 64,000 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 34,121 आवेदन निष्पादन किया जा चुका है। शेष अभी प्रक्रिया में है, आने वाले समय में उन्हें भी निष्पादन कर दिया जाएगा। जिला में प्राप्त उक्त आवेदनों में प्रमुख रूप से सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, सार्वजनिक पेंशन एवं अन्य पेंशन योजना, खाद्य आपूर्ति से संबंधित शिकायतें, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, दीदी बाड़ी योजना, फूलो जानो योजना, छात्रवृत्ति और मनरेगा से संबंधित ज्यादातर शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनका यथासंभव उसी कैंप में निष्पादन किया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से सभी लंबित आवेदनों को सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि शेष में उन्हें भी निष्पादित किया जा सके। मां से आज के इस कार्यक्रम में सरकार के विभिन्न योजनाओं से संबंधित स्टॉल यहाँ भी लगाए गए हैं और लोगों की समस्याओं का सूचीबद्ध करते हुए ऑनलाइन प्रविष्टि करते हुए निष्पादन किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित 23 महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन भी कराया जा रहा है। इसकी कुल प्राकृतिक राशि लगभग 104 करोड़ है। इसके अतिरिक्त संक्षिप्त रूप में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित कुल 22 लाभुकों को मासे के हाथों द्वारा स्वीकृति पत्र या प्रमाण पत्र वितरण भी किया जाएगा। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन का संकल्प है। साथ ही आपकी इस गरिमामय उपस्थिति से हम सभी लोग और अधिक से अधिक उत्साहित होकर समाज के सभी वंचित लोगों तक खुशहाली एवं समृद्धि लाने का भरपूर प्रयास करेंगे। आप सबों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। विकास के नए आयाम गढ़ता हमारा साहिबगंज जिला आज माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहा है। बहुत धन्यवाद करती हूँ उपायुक्त महोदय का स्वागत संबोधन एवं विषय प्रवेश हेतु। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार आपकी है, आपके विश्वास की है और आपके विकास को संकल्पित है ये सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ योजनाओं को बनाना नहीं चाहते, बल्कि उन योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं और इन्हीं संकल्पों के साथ पूरे 1 महीने तक चलने वाला महाअभियान है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। आइए माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों को जानते हैं इस लघु फिल्म के माध्यम से।
झारखंड समृद्ध हो, झारखंड खुशहाल हो, झारखंड सशक्त हो। इसी संकल्प के साथ हेमंत सरकार की पहल पर एक साल पहले 15 नवंबर 2021 को आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। तब सरकार के इस फैसले से सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले पहाड़ी आदिवासी और आम लोगों को शिविर के माध्यम से कई योजनाओं से जोड़ा गया और उनकी समस्याओं का हल निकाला गया था। वीर शहीद सिद्धू कान्हू की धरती साहिबगंज उस वर्ष भी राज्य को विकास के पथ पर ले जाने की हेमंत सरकार की सोच के साथ खड़ा था और इस वर्ष एक बार पुनः चलाया जा रहा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार महासमारोह के जरिए वंचितों को उनका हक दिलाने, ग्रामीणों की समस्याओं का निष्पादन करने, लोगों को योजनाओं से जोड़ने और जिले वासियों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जब गांव का आदमी सरकार के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता तो क्यों नहीं ऐसा काम किया जाए कि सरकार ही उसके दरवाजा पर पहुंचे। इस कार्यक्रम के तहत साहिबगंज जिले के सभी 9 प्रखंडों के 163 पंचायतों में शिविर लगाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी जैसे सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, हरा राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, फ्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, बिरसा हरित ग्राम, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सर्वजन पेंशन योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का प्रदर्शन करते हुए उन योजनाओं का लाभ स्टॉल लगाकर सीधे पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार साहिबगंज के विभिन्न पंचायतों में आयोजित शिविर के माध्यम से मनरेगा अंतर्गत प्रत्येक गांव में न्यूनतम 5-5 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करना, 15वें वित्त आयोग के वार्षिक लक्ष्य के खिलाफ 100% योजनाओं का स्वीकृति उन्हें प्रारंभ करने के अलावा धोती साड़ी लुंगी और कंबल का वितरण करना, वित्तीय वर्ष 2022-23 तक भू राजस्व के अद्यतन रशीद निर्गत तथा अन्य भू राजस्व से संबंधित मामलों का निपटारा, असंगठित मजदूरों का ई श्रम तथा प्रवासी मजदूरों परिवारों का श्रमाधान पोर्टल पर निबंधन, पीडीएस के तहत राशन कार्ड को आधार से लिंक, धान अधिप्राप्ति हेतु किसानों का निबंधन, हड़िया शराब के व्यापार में संलग्न महिलाओं को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराना, सेवा के अधिकार के तहत प्रमाण पत्रों के आवेदनों का निष्पादन, बिजली तथा पेयजल से संबंधित समस्याओं का निष्पादन आदि भी सुनिश्चित किया जा रहा है। पिछले साल साहिबगंज जिले में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से 100% आवेदनों का निष्पादन किया गया था। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले के वरीय पदाधिकारी, प्रखंड एवं पंचायत स्तर के पदाधिकारी तथा जन प्रतिनिधियों के समन्वय और सहभागिता से लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है और लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी मुहैया कराई जा रही है। जिला प्रशासन साहिबगंज पूरी कटिबद्धता और तत्परता से झारखंड सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रही है। पंचायत में आपके घरों के दरवाजे तक कई योजनाएं उस समय भी हम लोगों ने चलाया था। उसी का दूसरा चरण पुनः झारखंड सरकार प्रारंभ करने जा रही है, जिसका नाम है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। और ये योजना राज्य के कोने कोने में, पंचायत पंचायत में, प्रखंडों में, गांव गांव में अनेकों शिविर लगने हैं। आप सभी से मेरा आग्रह होगा कि आप उन शिविरों में पहुंचे, योजनाओं का लाभ लें, खुद भी उसका लाभ लें, दूसरों को भी इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करें, उनका सहयोग करें, ताकि हम हरेक लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में सफल हो पाए। धन्यवाद। जोहार। हर किसी को मिले उसका अधिकार, इसी सोच के साथ बढ़ रही है हेमंत सरकार। जी हाँ, ये है हमारी सरकार की नायाब सी सोच, विकास के कदमों को और आगे बढ़ाना।
झारखंड का हो समग्र विकास, यही है माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास। और इन प्रयासों को धरातल पर उतारने में हमारे जनप्रतिनिधियों का सहयोग बेहद बेहद सराहनीय रहा है, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि आम जनता से बहुत गहरे जुड़े होते हैं। आम लोगों से ऐसे ही गहरे जुड़े और उनकी समस्याओं के समाधान में हमेशा तत्पर रहने वाले माननीय विधायक राजमहल आदरणीय श्री अनंत कुमार ओझा सर हमारे बीच हैं। हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में सादर निवेदन करना चाहूंगी माननीय विधायक महोदय से आपके विचारों के लिए, आपके उद्बोधन हेतु। आज पतित पावनी मां गंगा के इस तट पर और भगवान सिद्धो कान्हू चांद भैरव की धरती पर आयोजित विकास यात्रा का एक कदम में राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, साहेबगंज जिले के आने वाले और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री आलमगीर आलम साहब, चतरा के विधायक और राज्य के श्रम और रोजगार मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी, हम सभी के प्रिय हमारे आदरणीय सांसद श्री विजय हांसदा जी, वरिष्ठ अभिभावक और इसी जिले से वरीय विधायक आदरणीय श्री लोबिन हेम्ब्रम जी, मंच पर आसीन श्री विनय चौबे जी, जिले के उपायुक्त श्री रामनिवास यादव जी, यहाँ के आरक्षी उप महानिरीक्षक जी, सभी सम्मानित आरक्षी अधीक्षक जी और साहेबगंज जिले के इस विकास यात्रा में आए हुए उपस्थित विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए साथ ही उन योजनाओं को जनगण तक पहुंचाने वाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, सभी भाइयों एवं बहनों, मीडिया के साथीगण, सर्वप्रथम मैं अभिनंदन करते हुए मेरे विधानसभा क्षेत्र की 2 उच्च स्तरीय पुल, एक पुल जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी के हाथों लोकार्पण होना है, एक उधवा का उच्च स्तरीय पुल और एक साहेबगंज सदर प्रखंड के किशन प्रसाद दियारा में उच्च स्तरीय पुल का आज लोकार्पण है। इसी प्रकार से गंगा कटाव को लेकर के आप सबके आशीर्वाद से जो लगातार हमने और आदरणीय हमारे सांसद विजय हांसदा जी ने जो प्रयास किया, उसके गंगा कटाव को लेकर के उधवा प्रखंड और राजमहल प्रखंड के 3-4 योजनाओं का शिलान्यास है। इसका अभिनंदन करते हुए अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते और इस सभागार में हमारे नगर परिषद के चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं नीचे में और वाइस चेयरमैन साहब श्री रामानंद शाह जी का भी अभिवादन करते हुए हम ये आग्रह करते हैं कि चूंकि स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते कि माननीय मुख्यमंत्री जी साहेबगंज जिले के बहुत विनम्रता से आग्रह करते हैं, हमें भी गर्व है कि हमारे जिले से जनप्रतिनिधि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी हैं और हमारे जो मुख्य मार्ग है खास करके मिर्जा चौकी से लेकर के साहेबगंज जो NHI के माध्यम से 4 लेन का निर्माण कार्य प्रथम फेज का बहुत तेज गति से चल भी रहा है, जो सरकार ने अधिग्रहण करके दिया है। पूर्व में भी इसी प्रकार से NH80 के कारण हमने आपके संज्ञान में लाया था। पुनः आपसे हम आग्रह करते हैं कि वो NH80 पूर्व की सरकार के माध्यम से
NH-80 की बदहाल सड़कों को भी PWD के माध्यम से तत्काल बनाने का काम हुआ है। NHI ने भी कुछ प्रयास किया है। हमारे राजमहल के लोग आंदोलन कर रहे हैं, साहेबगंज के लोग आंदोलन कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि NHI जो काम कर रहा है, जिसे मुझे NHI के अधिकारियों ने सूचना दिया कि कन्हैया स्थान से लेकर के और राजमहल नगर तक वो 16 करोड़ की लागत से उन्होंने निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की है, लेकिन शेष मार्ग यथावत है। मेरा निवेदन है कि कम से कम उसका मरम्मतीकरण का काम, वही हाल साहेबगंज नगर का भी है, उसके मरम्मतीकरण के दिशा में भी मेरा आपसे अनुरोध है कि उस दिशा में भी पहल करने के दिशा में प्रयास हो। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण विषय है, वह विषय है साहेबगंज का एक पश्चिमी फाटक का आपने अनुमति दे दिया। मुझे लगता है कि रेल और RCD मिलकर के जल्द से जल्द उसकी प्रक्रिया को, निविदा प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे और पश्चिमी फाटक में निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन रेलवे का पूर्वी फाटक लगातार जाम रहता है और NH और PWD के फेर में वह जो सड़क हमारी है, जो रेलवे फाटक है, उसके ओवरब्रिज निर्माण की प्रक्रिया आपके संज्ञान में कई बार हम लोगों ने लाया है और युवा जोश के कारण ये अपेक्षाएं हमें भी है कि उस अपेक्षाओं की पूर्ति में त्वरित समाधान यहाँ के लोगों को मिले। क्योंकि अब ये जनता में एक तरह से कहा जाए कि बहुत कष्ट में रह रही है साहेबगंज की जनता। पूर्व में उसकी स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है। उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में ये पहल होगा तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता के साथ थोड़ा उनको सुविधा मिल पाएगी, यह हमारा अनुरोध है। और साथ ही साथ आप सभी मंचस्थ अतिथि, खास करके आलमगीर साहब तो साहेबगंज जिले से ही है, लेकिन आज माननीय मंत्री हमारे सत्यानंद भोक्ता जी आए हैं, उनका मां गंगा के नगरी में अभिवादन करते हुए एक अंतिम आग्रह के साथ यह जरूर आग्रह करेंगे, यह जो विकास यात्रा है, यह विकास यात्रा यह एक दिन का विषय नहीं होता है। यह जो यात्रा चल पड़ा था साहेबगंज, झारखंड का आर्थिक प्रवेश द्वार बनने के रास्ते पर चल पड़ा था, चाहे साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल के माध्यम से हो, चाहे साहेबगंज का बंदरगाह के माध्यम से हो, चाहे 4 लेन का तेज गति से निर्माण के माध्यम से हो, चाहे रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के माध्यम से हो। इस प्रकार की जो विकास यात्रा का क्रम बना है, यह गति और तेज होनी चाहिए, ताकि ये पिछड़े क्षेत्र के लोगों का जो सपना है, उस इलाके के लोगों का जो सपना है, जिस इलाके के लोग अपने मुख्यमंत्री के रूप में, अपने ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में यहाँ के इलाके के लोग देखते हैं, निश्चित रूप से इनका दर्द भी आपके दर्द के साथ, इनके दर्द का भी हम आप सब साझेदार बने, यही आग्रह के साथ और वही अनुरोध के साथ कि कई योजनाएं यहाँ मेडिकल कॉलेज के खोलने के बारे में आपकी संवेदनशीलता है, मुझे मालूम है, मुझे कई बार आपने कहा भी है। मेडिकल कॉलेज खोलने की जो प्रक्रिया थी, स्वीकृति थी, एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने की जो स्वीकृति थी, इंजीनियरिंग कॉलेज की जो स्वीकृति है, ये सब योजना, एक हमारा मॉडल डिग्री कॉलेज, राजमहल का मॉडल डिग्री कॉलेज की पढ़ाई आज से ही, उसका उद्घाटन में भले ही जो भी औपचारिकता होगा, लेकिन वहां आपने पढ़ाई आज से प्रारंभ कर दिया है, इसके लिए साधुवाद देते हुए और यह आग्रह है कि इस प्रकार से शैक्षणिक हब के रूप में इस प्रकार के जो विकास का यात्रा यहाँ प्रारंभ हुआ है, यह गति निरंतरता के साथ, उसी तेज प्रवाह के साथ आगे बढ़ते रहे। पुनः मंचस्थ सभी अतिथियों का और सामने बैठी हुई साहेबगंज जिले की जनता का मैं हृदय से आप सबका अभिवादन करते हुए पुनः मां गंगा के नगरी में और भगवान सिद्धों कान्हू चांद भैरव की धरती में अपने अतिथियों का स्वागत करते हुए, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, आप सभी का अभिनंदन करते हुए, यह विकास यात्रा के हम सब साक्षी बने, इसी भाव के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक आदरणीय श्री अनंत कुमार ओझा सर का आपके उद्बोधन हेतु, आपके ऊर्जावान विचारों हेतु। और अब विचारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सादर आग्रह करना चाहती हूँ हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में विराजमान माननीय विधायक बोरियो आदरणीय श्री लोविन हेम्ब्रम सर हैं। निवेदन आपसे आपके विचारों के लिए, आपके उद्बोधन हेतु माननीय विधायक महोदय। आज साहेबगंज की इस पावन धरती में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार 3वां
अब सीधो कनुआ जन्म जाएगा जन्म धरती रे तेही नोडे आमा योजना आम सरकार और आमा दुआर आज मैं इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ साथ हमारे ग्रामीण विकास मंत्री माननीय आलमगीर आलम साहब, माननीय मंत्री भोक्ता जी और इस राजमहल लोकसभा के माननीय सांसद विजय हांसदा जी, जिला परिषद अध्यक्षा, सारे प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के सभी बंधु और माता एवं बहनों, अपे गोगब्बा बोहा बिसरा को आप सबों को मेरी तरफ से इनसे खोड़ी गुड़ बनाओ जोहार और सराहना पे कर। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने हम सबों के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं जो इन्होंने लॉन्च किया है और एक एक गांव में एक एक घर घर गरीब तक पहुंचाने के लिए हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। तीनों योजना बिना, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, धोती साड़ी योजना हो, आईमा योजना बिना और नवा योजना तो जब तक अब प्रतिनिधि बिना को मुखिया को बिना को वार्ड को बिना को प्रमुख को बिना को और इन साव सावते तीनों नौजवान बिना पे ते नवा को योजना पंचायत स्तर आतुरे गांव तक ये योजना कैसे पहुंचेगा, इसमें हम सभी लोगों की भागीदारी होना चाहिए। और अभी ये कार्यक्रम हर पंचायत में चल रहा, लेकिन मैं आग्रह करूंगा, मैं कुछ एक जगह गया था पंचायत में, कुछ शिकायतें भी मिली कि हम लोगों ने अगले वर्ष दिया था लेकिन हम लोगों का नहीं हुआ। मैं आग्रह के साथ ये कहना चाहूंगा कि जितना भी आवेदन आता उस पर अमल होना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत आशा विश्वास के साथ लोग आवेदन देते हैं, इसका निष्पादन होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री को हम फिर धन्यवाद देना चाहते हैं कि पूरे झारखंड प्रदेश में गरीब लोगों के लिए इन्होंने जो सोचा, आज तक किसी ने ऐसा कार्यक्रम नहीं किया था और आज ये सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चल रहा है और हर पंचायत में चल रहा है। मैं इन योजनाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन भाई चूंकि सरकार हमारे दरवाजे में है, हमारे द्वार में है, मैं एक बात की ओर संज्ञान देना चाहता हूं कि साहेबगंज जिला बारिश नहीं होने के चलते पूरा सुखाड़ की स्थिति में है, लोगों का पलायन हो रहा है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि कोरोना काल में आपने बड़ा दिलेरी के साथ आपने काम किया था, प्रवासी मजदूरों को लाने का काम आपने किया था, लेकिन आज हमारे लोग बारिश नहीं होने के चलते लोगों का पलायन हो रहा है। और अभी श्रम मंत्री जी भी बैठे हुए, अभी बहुत लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अभी हाल में एक केरल में, एक हमारे बांझी इलाके का, एक बोरियो इलाका का मद्रास में, वहां मृत्यु हो गई, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, उसका डेड बॉडी में नहीं आ पाए। और तो और
जो विधवा उनका आज तक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला, जिसके चलते उन्हें विधवा पेंशन नहीं मिल रहा। मैं आग्रह करूंगा जितने लोग गए हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। भगवान न करे सही सलामत वो लोग लौटे, वहां पानी बदलता है, हवा बदलता है, बीमार पड़ते हैं, लोग मरे जाते। आज ये कार्यक्रम अच्छी बात है, लेकिन ये अकाल में, सुखाड़ में, अभी घर गांव में करीब करीब जेंट्स लोग चले गए बाहर, अभी भी जा ही रहे। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जितना जल्द हो यहां, चाहे पोखर की खोदाई हो, वो योजना तो है, मनरेगा का काम जल्दी चालू हो, डांड का काम हो, आहार का काम हो, मेड़बंदी का काम हो, जल्दी काम हो। जब यहां से लोग चले जाएंगे तो फिर इस योजना का लाभ लोग नहीं ले पाएंगे। इसलिए मेरा आग्रह है सरकार से इसको संज्ञान में देते हुए। और एक बात है, यहां जो सड़क का काम हुआ है महाराजपुर से शर्मापुर तक, ये 4 वर्ष हो गया, अभी तक लोगों को जमीन का कंपनसेशन नहीं मिला। यहाँ के उपायुक्त ने सेक्रेटरी को लिखा था, विभागीय सेक्रेटरी को, मैं भी सेक्रेटरी से मिला, लेकिन अभी तक उन लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया। ये दुखद की बात है कि इतने सिलो दत्त नहीं मिला। अगर वो पैसा अगर मिलता, वो बैंक में रहता तो आज उसको इंटरेस्ट भी मिल सकता था। और उसके साथ